जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 1 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में या इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम में प्रॉपर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप इन दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये है आज के हमारे पूरे टॉपिक्स। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको जो है बताऊंगा, और मैं आपके कमेंट जो है वो गाइस कल देखूंगा, और अभी नहीं, आज की जगह जो है वो कल जो है वो देखता हूं। मैं थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा इशू है। और आज की जो टॉपिक्स है गाइस, बड़े इजी से सिंपल से टॉपिक्स हैं, बट इन टॉपिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये आपके मेंस में भी आपको हेल्प करेंगी और प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेंगी। हम पहले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग चिल्ड्रन फूड लिटरेसी के टॉपिक के बारे में, यानी बच्चों को खाने के मामले में समझदार बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में कि बच्चा जब भी कोई फूड इंटेक करे तो वो उस चीज को ध्यान में रखे कि भाई इससे जो है वो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि आज की डेट में बच्चे जो है वो जंक फूड्स की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं। फास्ट फूड का कल्चर बहुत तेजी से शुरू हो गया है, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां जो है वो अर्ली एज में लोगों को हो रही हैं। तो खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक गाइज रीसेंट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट पेरिस में जो चल रही थी उसी दौरान जो है वो इस पर चर्चा हुई। तो आइए देखते हैं पूरे टॉपिक को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन गाइज। आपको लगता है सिर्फ खाना मिल जाना ही काफी होगा बच्चों के लिए? सिर्फ खाना मिल जाना, पेट भर जाना काफी होगा? डू यू थिंक सो कि किसी का पेट बस भरना है तो कुछ भी खा लो? नहीं ना। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में हमें समझ में आ रहा है। तभी तो हम लोग आज की डेट में फूड फोर्टिफिकेशन पर काम कर रहे हैं। तभी तो हम लोग आज की डेट में कुपोषण की प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को खत्म करने पर टारगेट कर रहे हैं, है कि नहीं? गाइस, खाने की अवेलेबिलिटी से ज्यादा जरूरी है फूड लिटरेसी, यानी बच्चों को यह समझाना सिखाना कि क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो पेरिस में N4G समिट हुई है, ये लिख लेना। न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट कहां पर हुई? पेरिस में। ये लिख लो पहला पॉइंट, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स ने फूड लिटरेसी को स्कूल एजुकेशन का पार्ट बनाने की अर्जेंट नीड पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशंस के न्यूट्रिशन डिकेड को भी 2025 से एक्सटेंड करके 2030 तक किया गया, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन हो सके। तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 2025 से लेकर 2030 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्या चीज है कि एक्शन लिया जाए लोगों के न्यूट्रिशन के ऊपर। यस, उस पर्पस के लिए बच्चों के बीच बायोडाइवर्स और सस्टेनेबल डाइट को प्रमोट करने की बात भी हुई, कि बच्चे जो है वो जो भी डाइट लें, ये इंश्योर करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी को जो है वो मिल सके। आइए कुछ और चीजों के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो हम लोग इसके बारे में जो है वो बात कर लेते हैं कि भाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देखो, इसमें सरकारी स्कीम्स के बारे में भी काफी कुछ चीजें मेंशन्ड है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, अगर बचपन में ही न्यूट्रिशन वीक है ना, तो एडolescence एक दूसरा मौका देता है इंप्रूवमेंट का। ये फैक्ट पता है आपको? अगर किसी बेबी की ग्रोथ, न्यूट्रिशन बचपन में सही नहीं हुई है, खाना पीना बचपन में सही नहीं हुआ है, अर्ली स्टार्टिंग एज पे, तो डिफिकल्टी तो है बॉस, बट आप उसको सुधार सकते हो अडल्सेंट एज पे, यानी कि टीनेज टीनेज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसमें सुधारा जा सकता है। अगर उसमें सुधार लिया तो बढ़िया, क्योंकि वो आपने सुना होगा कि 18 साल की उम्र तक जो है वो हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहता है ना, सैचुरेशन लेवल पर कंप्लीट ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो वो चीज है, तो उस एज तक जो है वो चीजें ठीक की जा सकती है। मतलब एडल्सेंस एक सेकंड चांस है। 70% अडल्ट में जो बीमारियां हो रही है ना, 70% बीमारियां
वो उनकी चाइल्डहुड ईटिंग हैबिट्स के कारण हो रही है। चाहे तो लिख लो, लिख लीजिए ये वाली चीज आप। जो 70% एडल्ट्स को जो डिजीज हो रही हैं वो लिंक्ड है किस चीज से? चाइल्डहुड ईटिंग हैबिट से लिंक्ड है। उनका संबंध डायरेक्ट है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऐसे 70% प्रिवेंटेबल एडल्ट डिजीजेस का लिंक है पुअर चाइल्डहुड फूड हैबिट से, कि बचपन में उल्टा सीधा खाना खाया, उसके कारण से ये बीमारियां शुरू हो गई। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल एबिलिटी जिसको कॉग्निटिव एबिलिटी बोलते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ, सोशल बिहेवियर, इन सब चीजों पर असर जो है वो पड़ता है। समझे? अब देखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो सब चीज रुक जाएगी ना। ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको ऑलरेडी रहे हो पता ही है, राइट? देखो, हर प्रकार के माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को खत्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव था इस न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट का। ये फैक्ट भी लिख लेना जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसी के आगे डाल देना ये वाला जो पिंक में लिखा हुआ है ना, एंड ऑल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर प्रकार के कुपोषण को खत्म करना है ना। फूड अवेलेबिलिटी से फोकस करना है, फूड लिटरेसी के ऊपर और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। ये भी लिख लेना कि टारगेट अब सिर्फ खाना प्लेट तक पहुंचाना नहीं है, सही खाना प्लेट तक पहुंचाना इज द टारगेट। क्योंकि बहुत सारी प्रिवेंटेबल डिजीज, जिसको अपन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं ना, वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दीज हैबिट्स ओनली। जो हम खाते हैं वैसे हम बन जाते हैं, सुना होगा आपने, है ना? तो यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन। अगर भैया आपने न्यूट्रिशन पर फोकस जो है वो नहीं किया, तो आपको जो है वो काफी समस्याओं का सामना जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो जैसा, अब जैसे बॉडी बिल्डर है, वो जैसा फूड खाएंगे तो वैसी उनकी बॉडी बनेगी। इवन आप लोग के लिए भी मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आपको अपने ब्रेन की हेल्थ पर फोकस करना पड़ेगा, वो न्यूट्रिशन पर काम करना पड़ेगा जो आपको ब्रेन को चाहिए। तो उसके लिए सर्च करो चीजों के बारे में जिससे कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे, और वो चीजें लो, है ना? तो फूड हैबिट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोलते हैं कि जैसा खाओगे वैसा बनोगे। आपको लगता है कि आज की रेट के स्कूल करिकुलम में बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है? द आंसर इज क्लियरली नो। इवन हो ये भी रहा है ना कि स्कूल की कैंटीन में ही पूरे ऐसे स्टफ जो है वो मिल रहा है जो बच्चों को नहीं खाने चाहिए। चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है गाइस। डिजिटल मार्केटिंग, फूड डिलीवरी एप्स की वजह से बच्चे प्रोसेस्ड और शुगरी फूड ज्यादा खाते हैं। अब वो दिखेगा इतना अच्छा। मैं खुद ही आपको बताता हूँ, ये जोमेटो वाले, ये भैया ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं ना इनके, मेरा तो, मैंने तो नोटिफिकेशन ऑफ ही मार दिया है। ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, क्यों बड़े दिन हो गए ट्रफल पेस्ट्री नहीं खाई? अबे, एकदम दिमाग पे हिट करते हैं उनके नोटिफिकेशन है, मतलब ऐसे ऐसे आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा आज तो खा लो कुछ, इतने दिनों से डाइट पे हो। अरे मैंने कहा ये तो सही है भाई इन लोग का नाटक। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और फोटो बिल्कुल ऐसी दिखाई जाती है कि अरे बाप रे, कि अभी तुरंत जाके छीन के खा लो, है कि नहीं? और हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम की कमी है। अगर स्कूल्स वगैरह की भी बात करें, फूड लिटरेसी की कमी है, टीचर्स ट्रेन नहीं होते, किचन गार्डन या हैंड्स ऑन एक्टिविटी का कंसेप्ट मिसिंग है कि खुद से उगाओ खुद से खाओ, ऑर्गेनिक टाइप। अर्बन हो या रूरल, बच्चे डेली रिक्वायर्ड फूड ग्रुप्स का आधा भी कंज्यूम नहीं करते, पता है आपको? जो उनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उसका आधा भी पूरा जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो डेफिसिट हो रहा है डाइटरी डाइवर्सिटी में। लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है। लोकल, सीजनल, ट्रेडिशनल फूड की इंपॉर्टेंस बच्चे भूलते जा रहे हैं। हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों पर इससे असर जो है वो पड़ रहा है। सरकारी स्कीम के नाम लिख लेना। मिशन पोषण 2.0, इसमें बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन पर ज्यादा जोर दिया गया था। पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम जो थी 1995 से चली आ रही है, स्कूल्स में बच्चों को कुक्ड फूड जो है वो मिल सके। ऐसे ही आईसीडीएस स्कीम है 1975 के, आंगनवाड़ी के थ्रू जो है वो प्री स्कूल एजुकेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में आई थी, 5,000 रुपए का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है लैक्टिंग और प्रेग्नेंट महिलाओं को,
ये पूरी स्कीम के नाम लिख लेना गाइस आप। और स्कीम जो है वो एडolescent गर्ल्स की 2010 में आई थी कि आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स को न्यूट्रिशन एजुकेशन और राशन जो है वो प्रोवाइड कराना, जिनकी उम्र 11 से लेकर 14 साल की है। तो ये चीजें हैं। तो प्री स्कूल से लेके मिडिल स्कूल तक एज अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन सिलेबस हो, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनके सिलेबस में जानकारी हो कि उनकी बॉडी के लिए क्या बेहतर है। लोकल सीजनल फूड का प्रमोशन हो, इससे न्यूट्रिएंट भी मिलेगा और एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा। किचन गार्डन, फूड लेबल्स पढ़ना, कुकिंग वर्कशॉप, ये सब चीजें स्कूल लाइफ का पार्ट बनाना होगा कि बच्चे अगर कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ें, कैलोरीज को पढ़ें, उसके अंदर कितना फैट है, कितना मतलब नुकसान करेगी आपको, पूरी चीज पढ़ें, है ना। तो बच्चों को सशक्त करना चाहिए ताकि वो अपने घर, स्कूल और कम्युनिटी में हेल्दी फूड को प्रमोट कर सकें। तो ये चीजें गाइस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपके स्कूल में जब आप होंगे तब क्या ऐसी कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड एक्टिविटी का एक्सपीरियंस किया आपने? मेरे स्कूल में जहां तक मुझे याद है, देखो साइंस वगैरह की किताबों में तो रहता ही है, आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे साइंस वगैरह की, तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें बताई जाती है। बट ऐसे सच कोई नॉलेज दी नहीं जाती थी यार कि ये खाना है, वो खाना है, ऐसे खाना है, वैसे। बस यही बोला जाता है कि अच्छा खाओ भाई। बट अच्छा क्या? अच्छा खाओ तो सभी बोलते हैं, बुरा खाओ तो कोई बोलता नहीं है। बट अच्छा क्या है, समझे? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। हम बात करने वाले हैं ग्लोबल और कंटेम्प्ररी इशू के बारे में, बढ़ती हुई इनइक्वलिटी और इनसिक्योरिटी, जिसका जिक्र हुआ है यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 में। लिखिएगा, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसने रिलीज करी? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, यूनाइटेड नेशन। और इस रिपोर्ट के अंदर गाइस क्लियरली जिक्र किया गया है बढ़ती हुई असमानता का और इनसिक्योरिटी का। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं? तो यूनाइटेड नेशन ने एक नई ग्लोबल पॉलिसी कंसेंसस की जरूरत बताई है, लिखने की जरूरत नहीं। यूनाइटेड नेशन इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें बोल रहा है कि भाई आज की डेट में पूरे दुनिया भर में असमानता बढ़ती जा रही है, तो समानता पर काम करो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर काम करो, सॉलिडेरिटी पर जो है वो काम करो, कि लोग जो है वो भाईचारे के साथ एकजुट रहकर जिए। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का ग्लोबल लेवल पर बढ़ना, कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी हो रही है, एक्सट्रीम लेवल पर लोग जो है वो दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, सोशल ट्रस्ट में कमी हो रही है, समाज में लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फ्रॉड्स, और सामाजिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यानी कम्युनिटी आपस में जो है वो बढ़ती जा रही है, दूर दूर जो है वो होती जा रही है। तो इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया है इस रिपोर्ट के अंदर। पता है 60% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी फेस कर रही है। 690 मिलियन लोग अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो है वो जूझ रहे हैं। रिचेस्ट 1% के पास दुनिया की 95% कंबाइंड वेल्थ है, या पैसा है, या उससे भी ज्यादा है। लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। रिचेस्ट 1% के पास जो है वो कंबाइंड अगर हम बात करें तो 95% लोगों के पास इतना पैसा है आज की डेट में, उतना 1% इंजॉय कर रहा है। युवाओं का ट्रस्ट गवर्नमेंट में लगातार जो है वो गिरता जा रहा है ना। इनकम इनइक्वालिटी के बारे में जो है वो अगर हम चर्चा करें तो लगभग 2/3 कंट्रीज में बड़ी हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का प्रेशर, स्पेशली अफ्रीका, साउथ एशिया में 60% वर्कर्स को जॉब लॉस का डर है। आधे से ज्यादा लोगों को अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। कारण क्या है? शासन सही तरीके से चल नहीं रहा, ट्रांसपेरेंसी सही तरीके की है नहीं। समझ रहे हो? 5 में से 1 व्यक्ति क्लाइमेट की प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। 7 में से 1 व्यक्ति वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है हमें बता रही है कि कितनी ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में। सूडान, सीरिया, यमन, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स ने गवर्नेंस और सिक्योरिटी दोनों को तोड़ दिया है। बट कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। बट प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। लिख लेना, यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर। यहां पे यूनाइटेड नेशन लिखा है ना, इसके आगे लिख लेना यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। और इसको पहली बार को प्रोड्यूस जो है वो किया गया है, बनाया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा। ठीक है,
तो ये चीजें, बट आप देखो कुछ चीजें इसमें पॉजिटिव भी हैं। 1995 के बाद 1 बिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं। कास्ट एथनिसिटी बेस्ड इनइक्वालिटी में कमी जो है वो आई है। बट फिर भी दिक्कतें अभी भी हैं। लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो ही रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसी घटना आ जाती है कि लोग एक दूसरे से फिर दूर हो जाते हैं। अभी हमारी घटना जो है वो देख लो, अभी टेररिस्ट अटैक की घटना, उसमें यही तो हुआ भाई, और क्या हुआ, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं गाइस, जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। इनकम इनइक्वालिटी अभी भी बढ़ रही है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का डर है, आज भी जॉब खतरे में जाने का डर है, फेक न्यूज फैलती जा रही है ना? लोग आपस में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ केयर के थ्रू, सोशल प्रोटेक्शन के थ्रू, डिसेंट वर्क में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी कि अगर सरकार ढंग से अपने टैक्स सिस्टम को जो है वो मैनेज करे। अब आप देखो ना, उसी दिन मैं आपको बता रहा था कि एजुकेशन पर 18% टैक्स लगता है भाई, सोचिए आप। और दूसरी चीजों पर, अगर ज्वेलरी की बात करें तो उस पर नहीं लगता भाई इतना। क्यों, ऐसा क्यों? इस चीज को ठीक करना जरूरी है यार। सोचो आप, अगर आप हर आम जनता के लिए हर प्रकार के टैक्स, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए हट जाएं, तो चीजें कितनी सस्ती हो जाएंगी यार। खुद सोच के देखो एक बार, जीएसटी हट जाए मजा ही आ जाएगा। सोचो कितनी सस्ती हो जाएगी चीजें। पर क्या ये करना सही होगा? नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट चलेगी कैसे फिर, पैसा नहीं होगा तो। बट और भी तरीके हैं, बट इतना प्रेशर ज्यादा है भाई, बहुत प्रेशर है, 18% बहुत होता है टैक्स। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है, जीरो मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन वाला टॉपिक, 2025-26 का लिख लेना भैया। ये कैंपेन वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल के दौरान देखने को मिला, ये पूरी चीज लिख लेना। मीजल्स और रुबेला दोनों को जो है वो हटाने के लिए 2026 तक का टारगेट है ना? और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक है वो भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। मीजल्स और रूबेला को 2025-26 तक, 26 तक है ना, पूरी तरह से हटाना है। ये फैक्ट आपको जो है वो ध्यान में रखना है, समझे? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26 लॉन्च किया। 2026 तक दोनों बीमारियों को पूरी तरह से निपटा देना है, खत्म कर देना है। ये इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर बेस्ड है, जिसमें 29 मिलियन प्रेग्नेंट महिला और 26 मिलियन न्यूबॉर्न्स को कवर किया जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है सब, पता है आपको। मीजल्स में 73% और रुबेला में 17% गिरावट जो है वो देखी गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि काफी अच्छी बात है। आपको पता है कि मीजल्स और रुबेला दोनों एक वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है? दोनों की दोनों, मीजल्स और रुबेला दोनों की दोनों एक वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है, पता है आपको? यस। तो मीजल्स और रुबेला क्या होता है पहले ये समझो। खेसरा, मीजल्स जिसको खेसरा बोलते हैं ना, खेसरा, खस खसरा नहीं, खेसरा होता है। वैसे तो ये खसरा लिखा हुआ है, खसरा तो बेसिकली जमीन का बोलते हैं ना, पर खसरा क्रमांक ये है, तो खेसरा बोलते हैं इसको, तो खेसरा, खसरा। तो अब देखो, ये बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, ये लिख लेना इसकी एक एक चीज। फीवर होते हैं, रैशेस होते हैं, खांसी होती है, लाल आंख हो जाती है, कई कबार दिमाग में सूजन तक आ जाती है, निमोनिया तक हो सकता है मीजल्स में। और रुबेला की बात करें, इसको जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। ये एक और वायरल इन्फेक्शन है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ठीक है? MR वैक्सीन दोनों को प्रिवेंट करती है, वैक्सीन का नाम ही है मीजल रुबेला। तो ये दोनों चीज पहले तो जो है वो इसकी लिख लीजिएगा। मीजल्स रुबेला वैक्सीनेशन। पूरे दुनिया भर में 2023 में 10.3 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए, 138 कंट्रीज में मीजल्स कंफर्म हुआ, 61 कंट्रीज में ये फैला। 2019 के बाद वर्स्ट केस था। MR का पहला डोज का कवरेज इंडिया के अंदर 93.7% है, दूसरा डोज का कवरेज 92.2% है।
जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक 332 डिस्ट्रिक्ट में जीरो मीजल्स रिकॉर्ड हुआ और 490 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लगभग जीरो रुबेला जो है वो रिकॉर्ड हुआ। लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंडिया को मीजल्स रुबेला चैंपियन अवार्ड 2024 भी मिला है, ये फैक्ट आप लिख सकते हैं। इंडिया को मीजल्स रुबेला चैंपियन अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया, लिख लेना। 95% से ज्यादा कवरेज सभी डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। स्लम्स एरिया तक पहुंचा जा रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स को, है ना। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, इनके थ्रू जो है वो इनको वो किया जा रहा है, मॉनिटर जो है वो किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम अभी भी है यार, काफी तेजी से फैलने वाली है प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। एक्ट नाउ अप्रोच, रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर करना, पंचायत, लोकल लीडर्स, मीडिया के थ्रू जो है वो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, स्लम एरियाज तक जो है वो, दूर दराज के एरियाज तक, गांव क्षेत्रों तक जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को पहुंचाना, कैंपेन्स कंडक्ट करना, जल्दी डिटेक्ट करना और क्विक एक्शन लेना। तो ये सब चीजें इसके एक्ट नाउ अप्रोच के अंडर आती हैं। बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। रूबल्स ये रुबेला मीजल्स का टॉपिक बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है इस टॉपिक को, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कभी ग्लोबल ट्रेड की बैकबोन माना जाता था, कभी ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज डब्ल्यूटीओ एक रेलिवेंस क्राइसिस फेस कर रहा है। क्या है इसकी रेलिवेंस क्राइसिस? मतलब यानी कि आप उसको रेलिवेंट मान नहीं रहे। डब्ल्यूटीओ की बात अब ज्यादा मानी नहीं जा रही लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि रीजनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो चुके हैं। आपस में कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर ले रही है, बोल रही है डब्ल्यूटीओ रहने दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा। पता है आपको, यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन ने रीसेंट सालों में प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लगाए हैं। अभी देखो ना, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत अमेरिका ने लगाया कि नहीं लगाया चाइना के ऊपर? कितना? 126%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना लगाया है टैरिफ? बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमारे ऊपर 26% लगाया था ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम कोलैप्स ही हो गया, यानी कि अब वर्ल्ड ट्रेड, कोई भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड को से रिलेटेड मुद्दा होता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे इन लोग जाते ही नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का ओवर यूज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कोर प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट कर रहा है। तो इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रेलिवेंस अब सीरियस डिबेट्स का सब्जेक्ट जो है वो बन चुकी है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी चीज लिख लो भैया। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, ये पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, गैट को हटाकर, GATT को जो है हटाकर, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको हटाकर जो है वो 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। 164 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पूरे दुनिया भर के ट्रेड को रेगुलेट करने का ये काम करती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करती है, जो अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और इंश्योर करती है मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स को, यानी कि जो पिछड़ी कंट्रीज है उनको फेवर करने पर टारगेट करती हैं। अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात तो यह है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एपेलेट बॉडी 2017 से काम ही नहीं कर रहा। समझ रहे हो? डिस्प्यूट सेटलमेंट पैरालाइज हो गया है। मतलब जो, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दो कंट्रीज आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यापार के मुद्दे को लेकर उनकी बहस छिड़ी, उनके बीच में जो है वो केस फाइल हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब उसके ऑर्डर्स जो है उससे अगर कोई सहमत नहीं है, तो जैसे कि भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर से आप सहमत नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो ना, इसी को एपेलेट सिस्टम बोलते हैं। इनकी एपेलेट बॉडी काम ही नहीं कर रही है। सोचिए आप, यूएसए ने नए जजेस की अपॉइंटमेंट को बार बार ब्लॉक कर दिया कि हम नहीं अब अपॉइंटमेंट करवाएंगे नए जजेस का। तो अब ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व होने में डिले हो रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी गिर गई भाई। दोहा डेवलपमेंट राउंड 2001 अब तक किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाया। आज का आपके लिए एक टारगेट है, दोहा एग्रीमेंट के बारे में आप पढ़ोगे 2001 के, दोहा डेवलपमेंट राउंड बोलते हैं इसको हम लोग। एग्रीकल्चर सब्सिडी, मार्केट एक्सेस, फूड सिक्योरिटी पे एग्रीमेंट ही नहीं बन रहा है। कंट्रीज अब बायलैटरल रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रेफर करती हैं आपस में।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क को इग्नोर करके। यस, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल अब वीक हो गए हैं। तो किसी इफेक्टिव तरीके से काम चल नहीं रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। चाइना की सब्सिडी पॉलिसी या ओवर प्रोडक्शन इशू जैसे स्टील में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर पा रही। सब कुछ कंट्रीज आपस में ही कर रही हैं या एक दूसरे के साथ जो है वो अपना अपना ग्रुप बनाकर जो है वो कर रही हैं। पावरफुल मेंबर जैसे कि इंडिया, यूएसए, वोटिंग रिफॉर्म्स को अपोज करते हैं। राइट, रिफॉर्म्स ही नहीं हो पा रहे, सुधार ही नहीं हो पा रहे हैं इसके अंदर। यही चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। पैरालिसिस हो चुका है इसका। बाकी ये दोहा का जो मैंने आपको एग्रीमेंट बताया वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो बस जो प्रॉब्लम होती है वही इसका सोल्यूशन है कि भाई इसको दोबारा से खड़ा करने के लिए इसमें सुधार लाने की सख्त आवश्यकता है आज की डेट में। बस, ठीक है। अब जो ये टॉपिक है गाइस, ये बेसिकली आपके लिए हाई सीज ट्रीटी का टॉपिक है, या बीबीएनजे ट्रीटी जिसको बोलते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद आप लोग को याद आ रहा हो, 15-20 दिन पहले भी ये टॉपिक आया था। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, याद आ रहा है? हाई सीज ट्रीटी। भाई हाई सी में किसी का भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, आपको पता है भाई। एक कंट्री का जो क्षेत्र अधिकार है समुद्र में, वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक होता है। ये बात सभी को पता है। क्या मुझे बता सकते हो एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कितना बड़ा होता है, कहाँ तक का होता है? उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत जो है वो बताया गया है। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि एक कंट्री का जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है। तो देखो, 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि आप अगर खड़े हुए हो गोवा के बीच में या बॉम्बे के बीच में, तो आप बिल्कुल सामने समुद्र की तरफ देखो तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है, वहां तक जो होता है वो एक कंट्री का क्षेत्र अधिकार होता है उसके पानी पर। उसके बाद बाद वाला जो क्षेत्र होता है वो हाई सी वाला क्षेत्र होता है। तो इसको लेकर अब दोबारा से बातचीत होना शुरू हो गई है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2025 में न्यूयॉर्क में पहला प्रेप कॉम सेशन हुआ, जहां डेलीगेट्स ने मिलकर बीबीएनजे ट्रीटी के रूल्स फाइनलाइज किए हैं। ट्रीटी गाइज अडॉप्ट हो गई थी जून 2023 में। अब तक सिर्फ 21 कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई किया, जबकि 60 रेक्टिफिकेशन चाहिए ट्रीटी को लीगली इफेक्टिव बनाने के लिए। इंडिया ने साइन तो कर लिया है लेकिन रेक्टिफाई नहीं किया है। ये पूरी चीज आप लिख लीजिए। इंडिया ने साइन की है ट्रीटी, बट रेक्टिफाई जो है वो हमने नहीं करी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूयॉर्क के अंदर अभी 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पहली प्रेपकॉम सेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला। लिख लेना भैया। जहां पर इस ट्रीटी के रूल्स को फाइनलाइज जो है वो कर दिया गया है, बीबीएनजे ट्रीटी, जिसको हाई सीज ट्रीटी के नाम से हम लोग जानते हैं। पूरी चीज आप लिखेंगे। 2023 में इसको अडॉप्ट कर दिया गया था, बट अब इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए 60 कंट्रीज के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है। बट मात्र 21 कंट्रीज ने ही इसको जो है वो रेक्टिफाई किया है, क्योंकि हाई सीज पर कौन क्या करेगा, तो उससे रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए ट्रीटी थी। बीबीएनजे ट्रीटी किस चीज के लिए बनाई गई थी? पहली चीज तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंडर है ये। पहला पॉइंट तो ये लिख लो आप, यूनाइटेड यूएनसीएलओएस के अंडर है ये, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि समुद्र की जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना, ओशियन के जो संसाधन है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना, मरीन के जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जितने भी संसाधन है, उसको सही तरीके से इक्वली इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि एक कंट्री पावरफुल है तो वो पूरा कब्जा उसके ऊपर जो है वो कर लेगी। मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर आप डीप सी एक्टिविटी कर रहे हो हाई सी एरियाज में, तो आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाना होगा। और हाई सी जो होता है वो 200 नॉटिकल माइल, जो मैंने आपको उसके बता ही दिया उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। तो वो जिसको नहीं पता, अब शायद पता लग गया होगा कि 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड वाला जो एरिया होता है वो हाई सी वाला एरिया होता है। और पता है आपको, पूरे दुनिया भर के ओशियन का 64% एरिया है ये। पहले ये एरिया रेगुलेटरी गैप से सफर करता था, अब रूल्स इसमें बनाए जा रहे हैं। ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उनको बनाया जाएगा हाई सीज के अंदर, कि जहां पर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी ना करे। जैसे हमारे जंगलों के लिए होता है ना, क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब चीज हम बनाते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं ना। वैसे ही समुद्र के लिए भी प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने का फ्रेमवर्क है। मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का फेयर बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए। डीप सी माइनिंग करो आप, कार्बन कैप्चर एक्टिविटीज करो आप, उसके लिए आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना होगा। डेवलपिंग कंट्रीज को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सपोर्ट मिलेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, बट अभी भी काफी सारी कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि क्यों कंट्रीज इसको रेक्टिफाई नहीं कर रही है, क्या दिक्कत आ रही है कंट्रीज को रेक्टिफाई करने में? ये आप बताएंगे आज मुझे सोचकर कमेंट बॉक्स पे लिखकर, कि दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। इसमें कोई वो
क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस की जो है आवश्यकता नहीं है सोचने के लिए, है ना, बड़ा इजी है ये। बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर गाइस, दैट्स इट। जितनी चीज मैंने आपको बताई बस उतनी उतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, इंडिया के इनलैंड वाटरवेज बूम की यहां पर बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने हिस्टोरिक 145.5 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो मूवमेंट रिकॉर्ड किया है इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। मतलब समझ रहे हो आप? इतनी ज्यादा मात्रा में हमने अपने इनलैंड वाटरवेज, तो समझ रहे हो ना, हमारी नदियां जो हैं, नदियों में जो कंटेनर्स, हमने नदियों का इस्तेमाल किया है कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। भाई समुद्र में शिप चलता है ना, तो हमने नदी में चलाया और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करी। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। बाकी इस पे और कुछ नहीं, ये समझने वाली चीज है। इसमें कुछ चीजें जो समझने वाली हैं वो है, जैसे कि ये स्कीम लिख लो आप, जलवाहक स्कीम है ना, एक जलवाहक, यस, जलवाहक स्कीम। ये स्कीम बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013-14 के मुकाबले में 700% से ज्यादा ग्रोथ हुई है, पता है? ये पॉसिबल हुआ ही है कि सरकार ने पॉलिसीज बनाई, है ना। नेशनल वाटरवे एक्ट 2000, जो छह हम लोग को जो है वो छह ही है ना, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, सॉरी, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 है। एक बार कंफर्म कर देना, यहाँ पे लिखा तो होना चाहिए वैसे, नेशनल वाटरवे एक्ट, प्लीज मुझे कंफर्म कर देना 2006 है या 16 है, मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। वैसे जहां तक है 2016 ही होना चाहिए, ये नेशनल वाटरवे है ना। तो एक कानून है नेशनल वाटरवे एक्ट, ये हाँ लिखा भी 2000, सॉरी, 2016, यस। इस कानून के तहत हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि 5 वाटरवेज से बढ़कर 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर हुए हैं। 2716 किलोमीटर लेंथ थी वाटरवेज की 2014 में, इसको बढ़ाकर 4894 किलोमीटर लेंथ कर दी गई। वाटरवेज पर पैसेंजर मूवमेंट 1.61 करोड़ हो चुका है, पता है आपको? वाटरवेज पर पैसेंजर मूवमेंट्स इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है वो नदियों का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जो कि बहुत बढ़िया है, सस्टेनेबल है। कोयला, आयरन, सैंड, फ्लाई ऐश, आयरन ओर्स, है ना। तो ये सब 5 इंपॉर्टेंट टॉप 5 कार्गो आइटम्स हैं। 68% टोटल कार्गो कार्गो का ये हम लोग को देखने को मिलता है कि मूवमेंट होता है इन सब आइटम्स का। बहुत बढ़िया। मल्टी मोडल टर्मिनल्स वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज में। इंटरमोडल टर्मिनल्स बिहार के अंदर, कालूघाट में। हाइड्रोजन, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, जो हम लोग कैटम मरान्स, इसका उपयोग कर रहे हैं, हाइड्रोजन वेसल्स का उपयोग कर रहे हैं, पता ही है ना आपको। डिजिटल टूल्स का अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल हाईवे 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है ना। इसमें अलग अलग जेटीज हमने लगाई हैं, पैसेंजर जिससे ट्रैवल जो है वो कर सकें। तो ये सब चीजें, इससे फायदा भी काफी ज्यादा होता है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, जिसका एम यही है कि ये हम लोग इनलैंड वाटरवे टर्मिनल्स मॉडल को जो है वो उसके शेयर को 2% से 5% तक जो है वो बढ़ा दें, और ट्रैफिक भी जो है वो 200 मिलियन मेट्रिक टन तक जो है वो पहुंचा दें। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 भी यही है कि 500 मिलियन मेट्रिक टन तक जो है वो कार्गो के मूवमेंट को हमें 2047 तक पहुंचाना है। अब तो बहुत सारी चीजें जो है वाटरवेज के थ्रू जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर और काम करके हम चीजें कर सकते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन गाइस, 2004 का। ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की कमेंट बॉक्स पर, क्योंकि एनवायरमेंट में आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो कैबिनेट कमेटी का भी टॉपिक आप ही को बताना है, पॉलिटी का टॉपिक है, और इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करो, और पूरी चीज आपको जो है वो डिटेल में मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं साइन ऑफ करूंगा, मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। और ये एक मेंस का क्वेश्चन है आपके लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इसकी सिग्निफिकेंस पूछी गई, इसका महत्व पूछा गया है। ट्राई करिएगा इसका आंसर देने की। जय हिंद, जय श्री महाकाल।